Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10, India, climate, natural vegetation, forests and wildlife। बेटा इस चैप्टर में हम लोग पहले तो क्लाइमेट को पढ़ेंगे इंडिया के, फिर डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, प्लांट लाइफ को, एनिमल लाइफ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भाई इंडिया के क्लाइमेट को। बेटा लास्ट चैप्टर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने इंडिया के फिजिकल फीचर्स को डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट को। तो देखो लास्ट चैप्टर अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, या मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, कोई और वीडियो देखा होगा या चैप्टर रीड किया होगा, तो आपको इतनी बातें तो उसमें पता चली गई होंगी कि भैया इंडिया एक लार्ज कंट्री है। वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। हमारे पास ग्रेट वैरायटी है फिजिकल फीचर्स की। थार डेजर्ट भी है तो हिमालयन माउंटेन भी है, सेट्स ऑफ आइलैंड है तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स भी हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है। ऐसा कोई फिजिकल फीचर नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ठंडा एरिया हिमालय भी अवेलेबल है ना, कश्मीर लद्दाख। फिर बहुत गर्म हॉट डेजर्ट भी अवेलेबल है, कोस्टल एरिया भी अवेलेबल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, जिसकी डिग्री होती है 23.5। ठीक है, इस तरीके से इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है जिसकी डिग्री होती है 23.5 नॉर्थ में होती है। ठीक है, ये रहा पूरा दुनिया, पूरी अर्थ को इक्वेटर ने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। ऐसे ही फिर नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे मिलेगी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में 20.5 डिग्री पे मिलेगी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हमें किससे मतलब रखना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में, नियरली इक्वल पार्ट्स में, अब आप स्केल पेंसिल लेके बैठेंगे तो ऐसे नहीं है बच्चा, हम लोग बोले नियरली, मतलब लगभग 2 भागों में बांट देती है। पहले वाले को हम कहते हैं, जो नॉर्थ में है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और जो साउथ में उसे बोलते हैं साउथ ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये है नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये है साउथ ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल मतलब जो सबसे गर्म है, और टेम्परेट मतलब नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये वाला जो एरिया है ना ही तो ये ज़्यादा ठंडा होता है ना गर्म होता है, पर ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अब बेटा जब पूरा इंडिया ही 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक टेम्परेट जोन है दूसरा ट्रॉपिकल जोन है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वो भी वेरी करेंगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेंगी। वो एरिया जो कोस्ट के पास है वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा, और जो कोस्ट से बहुत दूर है वहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा। फिर से ध्यान से सुनो, वो एरिया जो कोस्ट के पास होता है ना बेटा, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? मॉडरेट। पर वो एरिया जो कोस्ट से दूर होगा, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम का मतलब ठंडियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। पर हमारे कोस्टल एरिया में भले ही विंटर सीजन चले या समर सीजन चले, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं भाई। वो एरियाज जो कोस्ट से दूर हैं वो एक्सपीरियंस करेंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर। विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम होगा, समर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। पर जो कोस्ट के पास में वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट होगा पूरे साल भर। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो इक्वेटर के पास है, इसीलिए पूरा साल गर्म रहता है। ठीक है, बट एरियाज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ पर, जो नॉर्थ में है, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ में, जैसे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है और ठंडियों में स्नोफॉल भी होता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो बेटा। सपोज करो ये है अर्थ और ये अर्थ का इक्वेटर है। अब जो हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है, सपोज करो इंडिया यहाँ लाई कर रहा है, तो ये किसके पास है बेटा? इक्वेटर के पास है, इसलिए ये वाला जो पार्ट रहता है ये बहुत ज़्यादा कैसा रहता है? हॉट, गर्म रहता है। पर वो पार्ट जो नॉर्थ में है वो ठंडा है, और जो एक्सट्रीम नॉर्थ में है वहाँ तो स्नोफॉल भी होता है विंटर में। इतने डिफरेंसेस के बाद भी आप कह सकते हो कि भैया इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। ठीक है, इसका मतलब होता है टेम्परेचर हायर होता है
जो भी टेम्परेट लैटिट्यूड से, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर उनसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। क्यों होता है बेटा ऐसा? बिकॉज ऑफ हिमालय, ठीक है, विच डू नॉट अलाउ कोल्ड विंड्स ऑफ एशिया टू रीच द टेम्परेट नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब मेरी बात सुनो, हमारे इंडिया के जो नदर्न पार्ट है वहाँ पर हिमालयन माउंटेन, तो हिमालयन माउंटेन हमारे इंडिया को उतना ठंडा नहीं होने देता जितना ठंडा इंडिया हो सकता है। हिमालय जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो रशिया से आ रही होती है, साइबेरियन रीजन से आती है, उनको इंडिया के अंदर एंटर ही नहीं होने देता। इस वजह से इंडिया जो टेम्परेट लैटिट्यूड से इसी पैरेलल एरिया में, इसी पैरेलल लैटिट्यूड में जो दूसरे कंट्रीज हैं वो हमसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्यों ज़्यादा ठंडे होते हैं? क्योंकि उनके पास हिमालय नहीं है, वहाँ सीधे सीधे ठंडी हवाएं आ जाती हैं। अब अगर ये समझ में नहीं आया है तो ये तो गड़बड़ बात है, फिर से ध्यान से समझना। ये चलो पूरी अर्थ है, ये रहा इंडिया। अब इंडिया जो है, अगर मैंने मान लिया यहाँ पर है, तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं इंडिया में आ सकती हैं, पर बेटा हम उन्हें आने नहीं दे रहे। क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि हमारा हिमालय बैरियर की तरह खड़ा है। पर जैसे हिमालय है वैसे हर जगह, हर लैटिट्यूड पे हिमालय तो नहीं है ना। हर कंट्री के पास हिमालय तो नहीं है, तो वो ठंडे होते हैं और हम उसी टाइम में गर्म होते हैं। अच्छा, दूसरा हिमालय क्या करते हैं? जो मॉनसून विंड्स होती हैं उन्हें उस साइड नहीं जाने देते, है ना। पहले तो ठंडी हवाओं को अंदर नहीं आने देते और मॉनसूनी रेन को उस साइड नहीं जाने देते। तो हिमालय दोनों साइड से हमारी रक्षा करते। सपोज करो यहाँ पर हिमालय है, तो ये यहाँ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उन्हें इंडिया में नहीं आने देते। ये मॉनसून रेन जो इंडिया के बाहर जा सकता था अगर हिमालय नहीं होता, तो रशिया पहुंचता, मंगोलिया पहुंचता, चाइना पहुंचता, वो नहीं जा पाता है। मॉनसून हवाएं यहीं से हिमालय से टकरा के पूरी इंडिया को बारिश दे देती हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? होनी चाहिए बेटा इतना बताने के बाद। तो चलो, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जैसे एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंड करता है। अब वो इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड हैं, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये एग्रीकल्चर पे बेस करती है। तो अल्टीमेटली वो भी किस पे बेस करने लगे? मॉनसून पे। एग्रीकल्चर बेस करता है मॉनसून पे। अब वो इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड हैं वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे, और इस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज आपस में लिंक्ड होती हैं। Forestry, fishing in different part of India are influenced directly by the amount of rainfall. Fishing हो, forestry हो, ये ultimately सारी चीज़ें किससे जुड़ी होती हैं बेटा? रेनफॉल से जुड़ी होती हैं। क्लाइमेट का भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है इंडस्ट्री पे, ट्रेड पे, टूरिज्म पे। देखो, अगर हम बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म कहाँ ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, है ना? जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होगा, ठीक है। तो भले इंडस्ट्री हो, भले ट्रेड हो, भले टूरिज्म हो, इन सब को क्लाइमेट डायरेक्टली ही इन्फ्लुएंस करता है। अब हम पढ़ेंगे भाई कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहले फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है लैटिट्यूड। तो आप लोगों को पता होगा बेटा लैटिट्यूड क्या होता है। अर्थ पे हमने कुछ इमेजिनरी लाइन बना रखी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। तो अगर आप इक्वेटर के पास रहते हैं, यहाँ पर इस एरिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप एक बहुत गर्म क्लाइमेट में रह रहे हैं। आप अगर इस पूरे जोन में रहते हैं, इक्वेटर से बहुत दूर रहते हैं, तो आप एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं। अगर आप इस रीजन में रहते हैं ना बेटा, तो आप मतलब मॉडरेट क्लाइमेट वाले रीजन में रह रहे हैं, जहाँ तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो लैटिट्यूड्स क्या है? इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है। जितना आप हायर एल्टीट्यूड पे रहोगे उतना क्लाइमेट आपका कम ठंडा होगा। जितना आप लोअर एल्टीट्यूड्स पे रहोगे 1 2 3 4 5 0 से 23 0 से 23 आपका क्लाइमेट उतना ज़्यादा हॉट होगा। जो सदर्न पार्ट होता है कंट्री का हैज़ इक्वेबल क्लाइमेट, वहाँ पर इक्वेबल क्लाइमेट होता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना ही तो बहुत गर्म होता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। जो नदर्न पार्ट है वो इक्वेटर से दूर है, तो ये गर्मियों में तो बहुत गर्म हो जाता है और ठंडियों में बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है बात? चलो, अब आप बोलोगे मैडम, अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा हमको रीज़न या लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहली बात तो इक्वेटर के पास जितनी कंट्रीज़ होती हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। अब हम बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे क्यों नहीं है इक्वेटर के पास होने के बाद भी, तो उसके पीछे का रीज़न आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करो। चलो इसको छोड़ो, ऐसे समझो। हमारा इंडिया 8 डिग्री से स्टार्ट होता है। कितने डिग्री से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है।
तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता था, पर गर्म इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा यहाँ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है सी का। यहाँ पर है बे ऑफ अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है अरेबियन सी, यहाँ पर क्या है बे ऑफ बंगाल। तो बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये जो एरिया है ये ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो पाता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म हो पाता है। अदरवाइज अगर आप इक्वेटर के क्लोज रहोगे तो आपका क्लाइमेट हॉट ही रहेगा। हमारे इंडिया का नहीं है, क्यों? क्योंकि कोस्टल रीजन है, हम अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन से घिरे हुए हैं। आए बात समझ में? या तो आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको एज इट इज भी लर्न करोगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट अबव सी लेवल, बेटा अब देखो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है हाई हिमालयन रीजन्स पे। इवन वो सारे प्लेसेस जिन जो ज़्यादा हाइट पर है, हाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्टीट्यूड, है ना। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं अगर वो हायर एल्टीट्यूड पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, तो ऑब्वियसली बात है आपको टेम्परेचर कम कम और कम मिलेगा। उद्गम मंडल की बात करें जैसे ऊटी में, कोडाई कनाल की बात करें वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर होता है कम। दिस इज बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट आप ऊपर 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 होते जाओगे आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, कम 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 होता जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? देखो अगर ये माउंटेनियस रीजन भी है ना, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा और यहाँ टेम्परेचर होगा उसमें वेरिएशन होगा। यहाँ अगर 26 होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 25 होगा, अगर यहाँ 25 होगा तो यहाँ ऑब्वियसली बात है आपको 23.5 मिलेगा। क्लियर है बात? चलो, तो जितना ज़्यादा ऊंचाई, जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पे आप रहते हो उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम मिलता है। मतलब आप सी लेवल से जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे हो उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम। चलो यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए देख लो। केन्या में हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? तो बियावाली इन बीकानेर, जहाँ पर टेम्परेचर 56 डिग्री तक जाता है। कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया का है द्रास, जो है लद्दाख में, जहाँ पर माइनस में 56 तक टेम्परेचर जाता है। वेटेस्ट प्लेस मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो होती है मौसिन राम, कहाँ पर? मेघालय में। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 1187 सेंटीमीटर होती है। अब हम पढ़ेंगे नदर्न माउंटेन्स, क्योंकि नदर्न माउंटेन्स हमारे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं। जो नदर्न माउंटेन्स होते हैं बच्चा, वो जो कोल्ड विंड्स आ रही होती हैं सेंट्रल एशिया से, उसे इंडिया में एंटर नहीं करने देते। ठीक है, ये इंडिया को बहुत ठंडा होने से रोक देते हैं। जो बिल्कुल ही ऐसी हवाएं हैं ना जो हमें बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती हैं, उसे हिमालय रोक लेते हैं। दे प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग वेरी कोल्ड विंटर्स, इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। अच्छा, दूसरा काम ये करते हैं, एक साइड से तो हिमालय यहाँ से ठंडी हवाओं को नहीं आने देते, रोक लेते हैं। यहाँ से मॉनसून रेन को भी उस पार नहीं जाने देते और सारी बारिश यहीं होने देते हैं। तो जो हिमालय है वो रेन बेयरिंग मॉनसून विंड्स को भी इंडिया से जाने नहीं देता और अलाउ करता है हमारी कंट्री इंडिया को सफिशिएंट रेनफॉल। अगर हिमालय नहीं होते तो हम मानसून टाइप क्लाइमेट नहीं होते बेटा। जो मानसूनी रेन है वो इंडिया को क्रॉस करती हुई चाइना, मंगोलिया होती हुई रशिया पहुंच जाती है ना। तो थैंक यू हिमालय को कि वो हमें बहुत ठंडा नहीं होने देता हमारी कंट्री को, साथ ही साथ हमारी कंट्री को बहुत सारी रेनफॉल भी देता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वो प्लेसेस जो इंटीरियर एरियाज में होते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जैसे आज पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, इनके गुजरात पर भी छोड़ देते हैं हम क्योंकि गुजरात तो खुद कोस्टल एरिया है। यूपी, बिहार, गुजरात को छोड़ देना है ना। तो ये एरियाज क्या होते हैं बेटा? इंटीरियर एरियाज हैं, सी से दूरी पर है, तो यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम मीन्स अगर समर है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, विंटर्स है तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। पर वो प्लेसेस जो सी के पास होंगे, जैसे मुंबई है ना, चेन्नई है, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट बना रहेगा। ठंडियाँ हो तो भी टेम्परेचर कम नहीं होगा, गर्मियाँ हो तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पर समर्स बहुत हॉट होंगी और विंटर्स बहुत कोल्ड होंगी। पर वो प्लेसेस जो सी के पास में, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, गोवा है, यहाँ मॉडरेट समर होगी और विंटर होगी, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। अब हम सीजन्स की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, हम 3 मेन सीजन्स को पढ़ेंगे इंडिया में।
ठीक है, 3 ही तो होते हैं कि 4 होते हैं? 3 ही होते हैं ना? नहीं भाई, बचपन से तो आपको 4 सीजन पढ़ाए गए हैं, है ना? पर अभी हम 3 मेन सीजन ही पढ़ेंगे। हॉट ड्राई सीजन जो मार्च से स्टार्ट होकर मई तक रहता है। हॉट वेट सीजन जो जून टू अक्टूबर होता है। कूल ड्राई सीजन जो नवंबर से फरवरी तक होता है। ठीक है, अगर हम हॉट ड्राई सीजन को पढ़ें, पहले हम लोग पढ़ेंगे हॉट ड्राई सीजन को। तो जो टेम्परेचर होता है मार्च से बढ़ने लग जाता है बेटा, है ना? ये तो सबने एक्सपीरियंस किया है हमने। मई में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, कहाँ पर? डेजर्ट रीजन में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है मई में। जबकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब कहाँ तक पहुँच जाता है? 48 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये वो टाइम है बेटा जब सन मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड। ठीक है, और अपनी एपरेंट मूवमेंट देगा किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। आप लोगों ने बचपन में ये साइकिल पढ़ी होगी 5th क्लास में, 6th क्लास में, कि जो हमारी अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती रहती है सन के चारों तरफ। एक बार जो होती है इस तरीके से, देख लो पहले तो, कि साल भर में 2 बार जो अपरेंट मूवमेंट होती है सन की वो इक्वेटर के ऊपर होती है। एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है। तो ये वो टाइम है जब सन की जो अपरेंट मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो मार्च सपोज करो यहाँ था, यहाँ पर सनराइज इक्वेटर पे थी, तो धीरे 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 मई आते आते तक, जून आते आते तक पूरी तरीके से सन की जो मूवमेंट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होने लग जाती है। मतलब अब पूरे अर्थ के ऊपर जो सबसे गर्म एरिया होगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना? नदर्न प्लेन्स में जो टेम्परेचर होता है वो 35 to 40 डिग्री तक होता है। पर वो प्लेसेस जो हायर एल्टीट्यूड पे होती हैं या कोस्टल रीजन में होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर अभी भी मॉडरेट ही रहेगा। क्यों? देखो, जितना ज़्यादा आप हाइट पर रहते हैं, एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। प्लस अगर आप सी के पास में रहते हैं तो बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, आपका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अब क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर रहता है बेटा, तो इस वजह से असेंडिंग एयर करंट्स देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, सन की अपरेंट मूवमेंट है, तो हवाएं गर्म होंगी और गर्म होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, या कोशिश नहीं करेंगी, जाएंगी ही जाएंगी। तो जो सराउंडिंग एयर होगी ना बेटा, वो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगी। और जब सराउंडिंग एयर इस वैकेंसी को फिल करने आएगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण कई बार ऐसा होता है कि ये एयर आपस में मूव करने लग जाती हैं और स्टॉर्म्स आते हैं। ठीक हुई बात? फिर से ध्यान से सुनना कि जिस भी एरिया में एपरेंट मूवमेंट होता है सन का, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर सन की एपरेंट मूवमेंट है, तो जो एयर होगी वो गर्म होगी और गर्म होके कहाँ? ऊपर की तरफ जाने लगेगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी बेटा तो सराउंडिंग एयर्स इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएंगी। जब वो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएंगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण, जब ये बहुत तेजी से आ रही होंगी और कोरियोलिस फोर्स भी इनके ऊपर लगेगा, तो ये इस तरीके से मूव करने लग जाती हैं और स्टॉर्म फॉर्म कर लेती हैं। कुछ प्लेसेस पे तो भैया इन स्टॉर्म्स के कारण कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होती है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल कन्वेक्शन। तो उस कन्वेक्शन के कारण यहाँ पर तेजी से बारिश भी होने लगती है ना? और इन स्टॉर्म्स को डिफरेंट लोकल नेम से जाना जाता है। राजस्थान में हॉट डस्टी विंड ब्लो करती है, हॉट भी होती है और डस्टी भी होती है। राजस्थान में तो रेत ही रहते हैं ना, तो डस्ट तो होगी, हॉट तो गर्म, है ना? उसे हम कहते हैं लू। केरला में जो लोकल शावर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैंगो शावर्स, जिसकी वजह से मैंगोज को राइप होने में, पकने में हेल्प मिलती है। असम और वेस्ट बंगाल में इसी तरीके के जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं उन्हें लोकल नेम काल बैसाखी दिया गया है। कैलामिटी ऑफ मंथ ऑफ बैसाख, बैसाख में जो कैलामिटी, जो आपदा आने वाली है उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी। ठीक है, एज द समटाइम डैमेज प्रॉपर्टी। ठीक है, कई बार ये प्रॉपर्टी को भी डैमेज करती है, ट्रीज को डैमेज करती है, इसीलिए इसे काल 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 कहा गया। काल बैसाखी, बैसाख मतलब अप्रैल, बैसाख के महीने में आने वाली कैलामिटी। क्या इतनी चीजें क्लियर है? देखो बेटा, हाई टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ एयर गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएंगी। बचाई हुई जो सराउंडिंग एयर होंगी वो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आएगी। कोरियोलिस फोर्स उनके ऊपर लगेगा, वो रोटेशन में आ जाएंगी और स्ट्रोम ले आएंगी। कई जगह इन स्ट्रोम से हैवी रेनफॉल भी होती है।
फिर हम पढ़ रहे हैं कि जो ये हॉट डस्टी इवेंट्स हैं इनको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया गया है। राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात वाले एरिया में, इवन मध्य प्रदेश में इन्हें लू कहा जाता है। ठीक है। फिर कई जगह जो ये शावर्स होते हैं इन्हें मैंगो शावर्स कहा जाता है, क्योंकि ये मैंगो को राइप करने में हेल्प करते हैं। कई जगह पे इन्हें नाम काल बैसाखी दिया गया है। काल का मतलब होता है कैलामिटी, और बैसाखी मतलब बैसाख के महीने में आने वाली। तो अप्रैल में कैलामिटी जो आएगी उसे काल बैसाखी। ठीक है। चलो, अब हम पढ़ेंगे हॉट वेट सीजन, जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं। हॉट तो है मतलब गर्म तो है ये, साथ ही साथ वेट मतलब पानी भी है। अब बेटा जून जब तक आ जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर होता है। ये बात देखना जरा, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है। तो जहाँ जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सपोज करो यहाँ हाई टेम्परेचर है, क्या है यहाँ पर? हाई टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा हाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हाई होगी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब क्या होगा बेटा? ये जो एयर होगी यहाँ पर, जो इस एरिया में होगी, ये भी हो जाएगी गर्म, और जैसे ही हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, अपवर्ड मूव करने लगती हैं। अब बेटा अगर ये हवाएं ऊपर की तरफ चली जाएंगी तो एयर का प्रेशर यहाँ होगा ही नहीं। तो इसी प्लेस को हम क्या कहेंगे कि भैया यहाँ पर लो प्रेशर है, क्योंकि हवाएं हैं ही नहीं, हवाओं का प्रेशर ही नहीं, हवाएं तो ऊपर जा रही हैं। तो ये है लो प्रेशर एरिया। ठीक, कोई बात। जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर होता है वहाँ लो प्रेशर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पार्ट है कॉन्टिनेंट का, वहाँ पर हो रहा है लो प्रेशर। किसकी वजह से? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। ड्यू टू हाई डिफरेंशियल हीटिंग रेट ऑफ हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। देखो, पानी धीरे से गर्म होता है और फिर धीरे से ठंडा होता है। ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस है ना कि भैया यार, जो पानी है वो धीरे 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 करके गर्म होगा, पर जो हमारी लैंड होगी वो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठंडे होने के टाइम पे भी ज़मीन एकदम से ठंडी हो जाएगी, पर पानी धीरे 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 करके ठंडा होगा। तो इस वजह से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलने लगती हैं। द एयर अबव सराउंडिंग सीज के ऊपर जो एयर है, ओशन के ऊपर जो एयर है वो अभी भी ठंडी है, जिसकी वजह से वहां पर हाई प्रेशर है ना। जहां पर हवाएं ठंडी होती हैं तो वो ज़मीन के पास होती हैं। ज़मीन के जितना पास होंगी ना उतना वो ज़मीन के ऊपर प्रेशर बना रही होंगी, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर हाई प्रेशर है। पर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, हवाएं ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर। इतना तो बेटा यार अब समझ में आ ही जाना चाहिए। एयर जहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा वहाँ पर कैसी होती है? ज़मीन के पास। और जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पर ज़मीन से दूर हो जाती हैं हवाएं। ठीक है। दिस एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। अब देखो ये समझो जरा, यहाँ पर लो प्रेशर था। क्यों था लो प्रेशर? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, तो यहाँ की हवाएं चली गई ऊपर। अब सराउंडिंग एरिया से हवाएं इस वैकेंसी को पूरा करने आएंगी। मतलब हवाएं कैसी चलती हैं? हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं लो प्रेशर की तरफ। हवाएं कहाँ से कहाँ चल रही हैं? हवाएं चल रही हैं हाई प्रेशर से किसकी तरफ? लो प्रेशर की तरफ। मतलब सी से ये आ रही है लैंड की तरफ। क्यों आ रही है सी से लैंड की तरफ? मैंने अभी बताया, ज़मीन जल्दी गर्म हो गई, ज़मीन जल्दी गर्म हो गई तो हवाएं भी गर्म हो गई, हवाएं ऊपर चली गई। अब जो सी थी वो ठंडी थी, तो वहां से हवाएं कहाँ आ गई? लैंड की तरफ आ गई। जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर लैंड मास है, ये है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर पानी है, देर से गर्म होगा। यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवाएं ऊपर गई। तो इस हाई प्रेशर से हवाएं अंदर की तरफ आई हैं स्लो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए। विंड ब्लोइंग टुवर्ड्स लैंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम वाटर बॉडी। और क्योंकि ये पानी की तरफ से आ रही थी हवाएं, तो ये अपने साथ क्या लेके आई? मॉइस्चर। और जैसे ये ज़मीन पे आएंगे तो ये रेनफॉल दे देंगी। इन्हीं हवाओं को हम मॉनसून हवाएं कहते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, जो हैवी डाउनपोर्स देता है थंडर के साथ। एकदम से बहुत बिजली कड़केगी, है ना, थंडर होगा, लाइटनिंग होगी, बादल गरजने की आवाज आएगी और बहुत हैवी रेनफॉल होगी। बादल फटते भी हैं कई कई जगह पे। दे बिंग रिलीफ फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट। और जो बहुत तेज गर्मी थी, देखो तुम गर्मियों के दिनों में जो बारिश होती है, हाँ हाँ कितना मजा आता है। कुछ बच्चे तो उस बारिश में नहाने लग जाते हैं, है ना।
कुछ बड़े भी उस बारिश में नहाने लग जाते हैं। तो उतनी तेज चिलचिलाती गर्मी से हमें आराम दिलाती है ये बारिश। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, लगभग 3 से 6 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो जाता है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मानसून। केरला वो पहला स्टेट होता है जिसे मिलती है बारिश, क्योंकि हमारा इंडिया पेनिनसुलर शेप का है। कैसा शेप का पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। यहाँ पर इंडियन ओशन साउथ में, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है अरेबियन सी। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुला का टिप है ये हमारे मॉनसून को 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है। एक है अरेबियन सी की ब्रांच, एक है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। बेटा जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और ज़्यादा रेनफॉल देती है, लगभग 250 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न पार्ट क्या हो गया वेस्टर्न घाट का? ये रहे वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर होती है लगभग 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल। ये वेस्टर्न घाट को क्रॉस करती हैं और डेक्कन तक पहुँचती हैं, इंटीरियर सदर्न पेनिनसुलर तक पहुँचती हैं, पर इनमें उस टाइम तक मॉइस्चर हो जाता है कम और सिर्फ ये 50 to 60 सेंटीमीटर रेनफॉल देती हैं रेनी सीजन में। कहाँ पर? देखो बेटा, ये रहे वेस्टर्न घाट्स। हवाएं यहाँ से ऊपर चढ़ी, ठंडी हो गई, यहीं पर रेनफॉल दे दी तो यहाँ पर रेनफॉल मिली। पर जो हवाएं अंदर जाएंगी बेटा उनमें उतना मॉइस्चर कंटेंट होगा ही नहीं, तो वो थोड़ी बहुत ही बारिश दे पाएंगी। बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी हेवी रेनफॉल लेके आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मेघालय, मिजोरम, असम में। जो मानसून विंड होती हैं ये क्या करती हैं बेटा? टर्न ले लेती हैं। किससे टर्न ले लेती हैं? क्योंकि हिमालय में जो कर्व है उस कर्व से ये भी बेचारे टर्न ले लेती हैं और नदर्न प्लेन्स को रेनफॉल देती हैं। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आना तो चाहिए। एक ब्रांच यहाँ से गई ऐसे जाएगी, एक ब्रांच यहाँ से गई बेटा, तो अब ये यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रही है? क्योंकि यहाँ पर है हिमालय, तो हिमालय की वजह से ये भी टर्न लेके इस तरफ जाएगी। ये बात कर रहे थे अभी हम लास्ट पॉइंट में, हमने ये बात की कि ये टर्न ले लेती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ क्यों चलने लगी बेटा ये? क्योंकि कर्व लिया है हिमालय ने। अभी हिमालय यहाँ से कर्व लिया है तो ये लोग भी इस साइड जाएंगे, हिमालय क्रॉस करके तो जा नहीं सकती हैं। हिमालय ब्रॉक द ब्रांच फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर द चाइना, और ये हमारे हिमालय ही हैं जो इन्हें चाइना नहीं जाने देते। बोले रुको यहीं, हमारी हाइट के कारण कहाँ तुम चाइना जाओगी, यहीं पर बारिश। जब मानसून रीच करता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को तो जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है और हवाएं ड्राई हो जाती हैं। इतनी बारिश देता हुआ आता है, इतनी बारिश देता हुआ आता है कि अब बारिश है ही नहीं, पानी है ही नहीं, ड्राई हो गई इवेंट्स। चलो चलो इस डायग्राम को समझो। ठीक है, यहाँ से हवाएं चलना चालू होंगी, यहाँ से चलना चालू होंगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेंगी और यहाँ पर है अरावली माउंटेन, वो उन्हें सीधा सीधा जाने देगा तो यहाँ पहुँच जाएंगी। यहाँ से जो हवाएं यहाँ पहुँची होंगी ये हिमालय का कर्व है, उस कर्व के कारण ये भी यहाँ पहुँच जाएंगे और दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे और फिर इस रीजन में बारिश होगी। और क्योंकि ये हवाएं सारी जगहों पर पानी देके आई हैं और अब ड्राई हो गई हैं, इसीलिए ड्राई मतलब सूखी हो गई हैं, अब उनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है नहीं, तो बहुत लो रेनफॉल देगी इंडिया के इस पार्ट को। सितंबर के एंड होने तक जो सन है उसकी डायरेक्ट जो रेज हैं अब ट्रॉपिक ऑफ किसकी तरफ पहुंच जाएंगी बेटा? इक्वेटर की तरफ। जो डायरेक्ट सन रेज है वो इक्वेटर पे आएगी और इक्वेटर से फिर कहाँ जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। बेटा आप लोग को बचपन में इसीलिए सीजन डायग्राम पढ़ाया जाता है कि आपको कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक्स तो क्लियर हों। जैसे यहाँ से अभी मार्च से जून तक एपरेंट मूवमेंट धीरे धीरे करके किसके ऊपर आ गई थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ गई थी। वैसे ही अब बेटा जून से लेके सितंबर तक, है ना, ये किसके ऊपर आ जाएंगे? इक्वेटर के ऊपर। और फिर सितंबर से पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये किस पे आ जाएंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, है ना। पहले यहाँ थी मार्च में, फिर जून में यहाँ आ गई, फिर सितंबर में यहाँ थी और अब दिसंबर में यहाँ होगी। क्या? सन की एपरेंट मूवमेंट।
चलो, तो बाय द एंड ऑफ द सितंबर के एंड में जो डायरेक्ट सन की रेज होती हैं पहले वो इक्वेटर पे जाती हैं, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चली जाती हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ठंडा हो जाता है। अब बेटा देखो उल्टा होगा, पहले हमारे इंडिया में जो ज़मीन थी वो तेज़ी से गर्म हो रही थी और तेज़ी से ठंडी हो रही थी, ठीक है, और जो सी थी वो देर से गर्म हो रही थी। पर अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लैंड पे जो एरिया होगा उस पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि अब यहाँ ठंडी आ गई है, और जो पानी होगा वो अभी भी हल्का सा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे अपरेंट मूवमेंट है सन की, तो ये पानी यहाँ पर हल्का गर्म है और हमारी ज़मीन हो गई है ठंडी। तो अब उल्टा होगा, है ना, क्योंकि जो एयर लैंड के ऊपर है वो ठंडी हो गई है, ठंडी हो गई मतलब हैवी है, एयर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर, हाई प्रेशर है वहाँ पर, है ना। जो एयर सराउंडिंग वाटर में है वो रिलेटिवली वार्मर है और वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। तो जो विंड है वो अब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी। अभी हमने देखा था कि हवाएं ऐसे चल रही थी क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर था और यहाँ पर हाई प्रेशर था, ठीक हुई बात। पर अब उल्टा हो गया है बेटा, आप जरा ध्यान से सुनो। अब जो अपरेंट मूवमेंट यहाँ थी अब यहाँ नहीं है, अब कहाँ बन रही है, इक्वेटर के ऊपर। तो अब ये सारी हवाएं इस साइड आएगी, रिवर्स समझ रहे हो, अभी हवाएं यहाँ जा रही थी क्योंकि लो प्रेशर यहाँ था, अब लो प्रेशर यहाँ है तो हवाएं यहाँ जा रही हैं। चलो, समझ में आ जाना चाहिए। Now the winds reverse their direction and start blowing from land to sea. A peninsular plateau से सीज की तरफ जा रही हैं। ये जो विंड्स होती हैं इन्हें हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं कि भैया जो मानसून आया था वो वापस जा रहा है, हमें टाटा बाय बाय कर रहा है। पर ये रिट्रीटिंग मानसून तमिलनाडु के लिए अच्छा होता है क्योंकि तमिलनाडु को इस टाइम में मिलती है रेनफॉल, ठीक है, किससे, साउथ वेस्ट मानसून से। ये लीवत साइड में होता है वेस्टर्न घाट्स के, however it receives more rainfall in winter। ये लीवर्ड साइड में, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड समझो, ये वाली जो साइड होगी इसे विंडवर्ड साइड बोलेंगे, हवाएं यहाँ ऊपर उठेंगी तो बारिश यहाँ दे देंगी। अब हवाएं यहाँ अंदर जा रही हैं तो बेटा सूखी हैं, सूखी हवाएं इस एरिया को बारिश नहीं देती, इस एरिया को हम बोलते हैं लीवर्ड और इसको बोलते हैं विंडवर्ड। तमिलनाडु लीवर्ड साइड में है पर फिर भी उसे बारिश मिल जाती, कैसे मिल जाती है मैं दिखाती हूँ आपको, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये है हमारा तमिलनाडु, है ना। अब हो क्या रहा है, ये जो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, अभी हवाएं वापस आ रही हैं, अब हवाएं इस डायरेक्शन में आ रही हैं, है ना। अब जब हवाएं इस डायरेक्शन में आ रही हैं और ये तमिलनाडु है, अब होगा क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये हवाएं जब यहाँ से आएंगी तो इनको मिल जाएगा यहाँ पर पानी। अभी तक तो सूखी थी पर यहाँ मिल गया पानी, अब यहाँ मिल गया पानी तो ये पानी इन्होंने यहाँ बरसा दिया। समझ में आ रही बात, तमिलनाडु को बारिश सिर्फ इस शेप की वजह से मिल रही है, ये शेप नहीं होता ना, अगर इस तरीके का इंडिया होता तो हवा सीधी जमीन जमीन पे जाती 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 और चली जाती, पर शेप तो भाई ये है इंडिया का। तो यहाँ से ये हवाएं सूखी आई, यहाँ से मॉइस्चर लिया और यहाँ पर पानी दे दिया। तो भाई हम लोग करते हैं इस पार्ट को यहीं पर एंड कोल्ड ड्राई सीजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो में कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो।